Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 16, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 376 to question number 400. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 376 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. इनमें से कौन सा एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट. आपको जानकारी होगी मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं. मार्जिनल रिक्वायरमेंट जब हम बैंक से, कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं और जब हम अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं तो प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होती है उसका 60 to 65% हमें एज अ लोन मिलता है. बचा कुचा 35 to 40% इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट. तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करता है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है क्रेडिट कंट्रोल करने का. ये तो यूजलेस असेट है एक हिसाब से. ये इसका कोई लेना देना नहीं है क्रेडिट कंट्रोल को लेकर के. लेकिन बाकी के तीन जो ऑप्शन है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्ट मेजर्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 377. क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज कॉल्ड. डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड्स इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन है उसे क्या कहते हैं. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा लिबरलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्लोबलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्राइवेटाइजेशन और चौथा ऑप्शन है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 378 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स. इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म नहीं है. ठीक है, पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, दूसरा है rectifying anomalies like inverted duty structure, तीसरा है introduction of VAT for achieving harmonized taxation regime और चौथा है the tax rate of foreign companies has also been reduced from 55% to 40%. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, the tax rate on foreign companies has also been reduced from 55 to 40%. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का एक पार्ट नहीं है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म. तो ये नहीं है, बाकी ऊपर के तीन हैं. इनडायरेक्ट, देखिए जो टैक्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, जो आपकी इनकम के ऊपर आपको खुद से पे करना होता है. उसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, पहली बात उसका अमाउंट तो पता नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट कई बार पता नहीं होता और इसका बर्डन आप कस्टमर या अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं. या आपको पे नहीं करना, आपका कस्टमर पे करेगा. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है ना, द टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 55 to 40% इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 379. क्वेश्चन है हमारा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द. जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना वो किससे, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, मतलब रिफर्स टू व्हाट. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ वर्कर्स लिविंग इन अ कंट्री, दूसरा ऑप्शन साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन और चौथा ऑप्शन नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन इन एन इकोनॉमी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, occupational structure refers to the distribution of working population.
ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ना, उसको अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, किस एज, किस ग्रुप, किस जेंडर के लोग कहां कहां क्या क्या काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर। इनमें से कौन सा प्राइस टेकर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। दूसरा ऑप्शन, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस टेकर, तो नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक प्राइस टेकर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381, और क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर फीचर ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन है और कहा जा रहा है कि 3 मोनोपोली के फीचर हैं, लेकिन इनमें से एक मोनोपोली का फीचर नहीं है। वो कौन सा है आप बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा देयर इज अ सिंगल सेलर, देयर इज अ सिंगल सेलर, ठीक है, देयर इज अ सिंगल सेलर। दूसरा है द फर्म इज अ प्राइस टेकर। तीसरा है द फर्म प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट, और चौथा है द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एडवर्टाइजिंग। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा एक मोनोपोली का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये प्राइस टेकर नहीं होते, ये प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, जो मोनोपोली होता है वो प्राइस टेकर कहां होता है, एक तो सिंगल फर्म होता है, ढेर सारे सेलर्स भी नहीं होते हैं। जो इकलौता होता है वो दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ओनली और द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दे आर प्राइस मेकर्स, नॉट द प्राइस टेकर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382, और क्वेश्चन है हमारा, अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट अपनी प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज कर सकता है, इनमें से किस कंडीशन में अपनी प्रॉफिट को एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज करता है। पहला ऑप्शन है हिज आउटपुट इज मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन ही चार्जेस अ हायर प्राइस। तीसरा ऑप्शन हिज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, और चौथा है हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। A monopolist is able to maximize his profits when his marginal cost is equal to marginal revenue। जब उसका marginal cost marginal revenue के बराबर होता है, तो जो monopolist होता है ना, वो अपने profit को maximize कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन कैपिटल डेफिसिट, और चौथा ऑप्शन बजट डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384, क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विथ वेल्थ वॉज गिवन बाय। एक डेफिनेशन है साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, ये डेफिनेशन परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन एसी पीगू, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, और चौथा ऑप्शन जेबी से। तो किसने बोला था ये बात, ऑप्शन डी, जेबी से। जेबी से ने ये डेफिनेशन दी थी और उन्होंने बोला था कि साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट शुड बी द वेज रेट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ। क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस पूछे गए। इन्होंने बोला क्वेश्चंस जैसे व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या लेवल होना चाहिए, साथ ही साथ व्हाट शुड बी द वेज रेट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ, वेज रेट कितना होना चाहिए, ये किसके अंडर आता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ पॉजिटिव साइंस,
दूसरा ऑप्शन है इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मेटिव साइंस। ये नॉर्मेटिव साइंस के अंडर आता है, जहां पे ये सवाल आता है कि नेशनल इनकम का लेवल क्या होना चाहिए और जो वेज रेट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, क्वेश्चन है हमारा द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव ड्यू टू। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में आपने पीपीसी कर्व पढ़ा है, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। आपने पढ़ा है कि वो हमेशा कॉनकेव होता है। वो कॉनकेव क्यों होता है, उसका शेप कॉनकेव क्यों होता है? ठीक है, उसका कॉनकेव शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और वो कुछ इस हिसाब से होता है। ये कॉनकेव होता है ओरिजिन के। तो ये ओरिजिन के कॉनकेव क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, फॉलिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स। दूसरा, राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स। तीसरा, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स, और चौथा, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनमें से, मतलब इन चारों में से कौन सा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स। तीसरा है नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, और चौथा है कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको मालूम है ना कि वो प्रॉफिट, उनका जो मेजर मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है कि सबसे वो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, तो प्रॉफिट के बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सवाल हमसे पूछा गया था कि कौन सा मेन फीचर या मोटिव नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, और क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड when the income of household rises by 10% and the demand for TV rises by 20%। आपको कैलकुलेट करना है इनकम इलास्टिसिटी एक हाउस होल्ड का, जब इनकम जो है हाउस होल्ड की वो 10% राइज करती है और साथ ही साथ टीवी की डिमांड 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, हमको भी सही आंसर मिला। दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्लस 0.5, दूसरा ऑप्शन है माइनस 0.5, तीसरा ऑप्शन है +2, और चौथा ऑप्शन है -2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, +2। आपको मालूम है ना फॉर्मूला कौन सा पुट करना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? ठीक है, तो ऑप्शन सी +2 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389, क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज, in such cases the consumer surplus will be। necessaries मतलब जो necessities होती है ना, उनकी जो marginal utility है of the earlier units are large। ठीक है, in such cases the consumer surplus will be, in इस कंडीशन में consumer surplus क्या होगा? we have 4 options। पहला ऑप्शन है infinite, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है marginally पॉजिटिव, और चौथा है marginally नेगेटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। ठीक है, इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज, इन सच केसेस द कंज्यूमर सरप्लस विल बी इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अजम्पशन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा द कंज्यूमर इज रैशनल एंड पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। दूसरा ऑप्शन द कंज्यूमर इज नॉट केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस। तीसरा ऑप्शन इफ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी एंड बी टू सी देन ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। और चौथा कह रहे हैं if combination A has more commodities than the combination B, then A must be preferred to B। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में कौन सा अजम्पशन सही नहीं है? दैट इज अजम्पशन सेकेंड, ऑप्शन बी, द कंज्यूमर इज नॉट केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस। जब वो केपेबल नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो केपेबल है, उसे मालूम है कि कॉम्बिनेशन ए गुड्स उसके लिए ज्यादा यूजफुल है, या कॉम्बिनेशन बी गुड्स, या कॉम्बिनेशन ऑफ सी, जो दो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां पे कंज्यूमर इज नॉट एबल या केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये अजम्पशन का पार्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन है हमारा, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इंप्लाई क्या करता है? डिमांड कर्व क्या है, ठीक है। डिमांड कर्व इज जीरो, ऑप्शन ए, डिमांड कर्व इज इनफाइनाइट, डिमांड कर्व इज इक्वल टू 1, या डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इनफाइनाइट। द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। इनमें से कौन सा लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला ऑप्शन, लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट अ डेज लेबर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड। सही बात है, अगर आज की डेट में लेबर ने काम नहीं किया तो आज का दिन बर्बाद हो गया, और आज के दिन का रिकवरी कल नहीं हो सकता, कल वो अपना अलग काम करेगा जो भी उसका काम है। तो लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस, उसकी जो सर्विस है वो हाईली पेरिशेबल है, ये बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा होता है। दूसरा ऑप्शन है, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर इन हिमसेल्फ, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे हैं कि लेबर हैज अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, ऐसा नहीं होता। और चौथा कह रहे हैं द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इनिशियल स्टेजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेबर हैज अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। लेबर नहीं करता, लेबर का कोई स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होता, ठीक है। लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेबर बेचारा गरीब आदमी होता है, मजदूर होता है, उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कॉस्ट। इन चारों में से आपको इंडिकेट करके बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। पहला ऑप्शन, पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग। रेंट का पेमेंट फिक्स कॉस्ट होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो सके, ठीक है, जो चेंज होता रहता हो। तीसरा कह रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो हर महीने आप फिक्स्ड लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हैं ना, तो ये भी आपका फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। और चौथा कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये वेरिएबल है क्योंकि आप अपने रॉ मटेरियल के रेट एक तो बढ़ते घटते रहते हैं, इन्फ्लेशनरी प्राइस हो जाता है, कभी कभार डिफ्लेशनरी प्राइस हो जाता है, जो भी प्राइसेस हो जाते हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी भी बढ़ती घटती रहती है। जरूरी थोड़ी है कि आप हर महीने सेम प्राइस के सेम रॉ मटेरियल्स खरीद सको, 1 2 3 4 5 महीने हो सकते हैं, उसके बाद तो वो चेंज होगा ही होगा। लेकिन जो बैंक का लोन आपने लिया उसके ईएमआई बहुत समय तक सेम रहेगी। मशीनरी की कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग ये भी फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, ये चेंज नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। मार्जिनल कॉस्ट इनमें से किसके क्लोजली रिलेटेड है या एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395, और क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो एज इन अप्रैल 2020 इज। अप्रैल 2020 का महीना चल रहा है, आपको मालूम है ना, कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर चेंज होता रहता है। अभी तक 4% चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2020 में जब कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन हुआ, उस वजह से आरबीआई ने इसको चेंज किया है, तो कितना परसेंट हो गया है, ठीक है। और कितने समय तक ये रहेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, वो तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल ये 3% है, ठीक है। तो आरबीआई ने इसे सेट कर दिया 3% पे, तो जो प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो एज ऑन अप्रैल 2020 इज 3%, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, और क्वेश्चन है हमारा,
पॉपुलेशन पर बैंक ऑफिस एट प्रेजेंट इज, प्रत्येक बैंक ऑफिस का जो पॉपुलेशन है ना, मतलब कितने लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है, वो आपको बताना है। इट इज 5,000 लोगों पे एक बैंक का ऑफिस है। और ये बात हो रही है 2020 के हिसाब से, इन द ईयर 2020, एकदम लेटेस्ट डेटा है। मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है अप्रैल 2020 के हिसाब से। कितने लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है? पहला ऑप्शन 5,000 लोगों के ऊपर है, दूसरा ऑप्शन 55,000 लोगों के ऊपर है, तीसरा ऑप्शन 16,000 लोगों के ऊपर है, और चौथा ऑप्शन 28,000 लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 16,000। पॉपुलेशन पर बैंक ऑफिस एट प्रेजेंट इज 16,000। 16,000 लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज इन एज ऑन अप्रैल 2020। जो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है ना पैसा, उसका सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन किस जगह पे है एज ऑन अप्रैल 2020, आपको बताना है। और ये ईयरली हो सकता है चेंज हो, या 2 साल में चेंज हो। अगर आप ये वीडियो आज से 1 साल के बाद देख रहे होंगे इन द ईयर 2021 या 2022, तो हो सकता है ये डेटा सेम रहे, लेकिन 2023 में हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी एक बार, या तब तक मैं और भी वीडियोज डाल करके इसको अपडेट कर दूंगा। प्रेजेंटली आपको ये जानना जरूरी है कि जो हाईएस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है एज ऑन अप्रैल 2020, वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में जहां 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहां पे जो बैंक में पैसा जमा है उसका मोबिलाइजेशन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इसी जगह है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 398, और क्वेश्चन है हमारा, टोटल बैंक लेंडिंग वाज डैश इन जून 1969। देखिए, जून 1969 में पहली बार इंदिरा गांधी ने हमारे देश के 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, लेकिन बैंक्स के नेशनलाइजेशन से पहले टोटल बैंक ने कितना लेंड किया था, उधार दे रखा था, बांट रखा था एज अ लोन, वो आपको अमाउंट बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 9,933 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 3,399 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1,000 करोड़, और चौथा ऑप्शन है 10,000 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,399 करोड़। इतना अमाउंट हमारे जितने भी बैंक्स थे ना, उन्होंने एज अ लोन दे रखा था, बांट रखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन है हमारा, डैश मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। इनमें से किसका मतलब यह होता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन लिबरलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन, चौथा ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है ना, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, जो इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 400, और क्वेश्चन है हमारा, इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर कंट्री हैज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना, उनके पास क्या है, मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हैज 1 वोट, दूसरा ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन, तीसरा कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस रैंकिंग, और चौथा कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वोट। ठीक है, इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट, बाकी कुछ भी लिखा है, मतलब कुछ भी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई वुड लव टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। आपके डाउट को क्लियर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में AU कॉमर्स स्कॉलर का जो पेज है उसे लाइक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई लव टू आंसर दैट ऑल्सो। Thank you so much. All the best for your examination. Good luck and have a good day.